हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। डेफिनेटली यार जल्दी से एक बार चैट में लिख देना कि एवरीथिंग इज फाइन। यस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है, दैट इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो और बताओ क्या हाल चाल है। आज मैंने अपने सामने ही एकदम चैट ओपन करके रख लिया है। ठीक है, तो डेफिनेटली यार जल्दी से स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर है काफी इंटरेक्टिव होने वाला है। तो डेफिनेटली एक बार मुझे चैट में बता देना कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, यस, लेट मी चेक वंस। सबको आवाज आ रही है? एवरीथिंग इज फाइन। एक बार आई थिंक रिफ्रेश कर लो अगर क्लास नहीं चल रही है तो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, विच इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये वाला एग्जांपल भी देखा था कि भाई रामायण जो है क्या वो फंक्शन है। रामायण महाभारत का हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे और डिस्कस किया था कि बेसिकली ये फंक्शंस होते क्या है, उसकी एडवांस डेफिनेशंस क्या होती है। तो ये सारा मतलब कंप्लीट एक रिकैप भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था उसको एक बार फटाक से रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अपने को टाइप्स ऑफ फंक्शंस मेनली पढ़ना है। तो बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, लाइक वन वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस, मेनी वन फंक्शंस, इन टू फंक्शंस, है ना, इवन ऑड फंक्शंस, इवन फंक्शंस। तो बहुत सारे मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शंस आज हम डिस्कस करने वाले। तो डेफिनेटली यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यस, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून एंड स्टार्ट करते हैं, है ना। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर किसी को मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं एक बार फटाक से बता देता हूँ। ठीक है, सो माय नेम इज निशांत वोरा। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना, 7+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यार डेफिनेटली इस क्लास को आप शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी के अभी कर लेना। एंड यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपके सारे के सारे लेक्चर्स हो रहे हैं। जब भी आप लेक्चर को शेयर करते हो, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली इसको शेयर करना चाहिए। तो जब भी आप इसको शेयर करोगे तो डेफिनेटली आप इस हैशटैग को यूज कर लेना, दैट इज हैशटैग ऑफ जेई लाइव डेली। ठीक है, आप मुझे टैग भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो मेरा हैंडल है दैट इज @vora1310। तो आज का आपको जो स्ट्रीक मार्क करना है वो मार्क कर देना। ठीक है, डेली का आपको एक स्ट्रीक मार्क करना है। यहाँ पे हमने एक नया सिस्टम भी निकाला है कि आपने जितने भी लेक्चर्स लगातार देखे कॉन्जिक्यूटिवली, अगर आप सारे लेक्चर्स देख रहे हो तो आप वहां पे इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपने स्ट्रीक्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली वो भी हो जाना चाहिए। अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना, लाइक का बटन दबा दो। जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। यस, डेफिनेटली मतलब आज भी बहुत सारी चीजें हम एनवी स्टाइल में सॉल्व करने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आई कैन गारंटी यू कि आज के लेक्चर में आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। जो होमवर्क दिया था आई एम श्योर कि सब लोग कर रहे। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, थोड़ा सा होमवर्क में भी मतलब आपको रेगुलर होना पड़ेगा। ठीक है, काफी सारे लोगों ने तो कमेंट करके आंसर बता दिया था, बट उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो यार डेफिनेटली फॉलो कर लेना, है ना। यहाँ पे आपको दिख जाएगा #2educator in mathematics for IIT JEE। तो डेफिनेटली मतलब आप सारे के सारे जो एजुकेटर्स है अनअकैडमी जेई चैनल के, सबको आप फॉलो करके रखोगे तो वहां पे आपको जो स्पेशल क्लासेस होती है उसके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। अगेन स्पेशल क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री। आप मेरी जो प्रोफाइल है उसको आप एक बार सर्च करो, वोरा1310। इसको आप सर्च करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। यहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, इसको आप फॉलो कर सकते हो ताकि स्पेशल क्लासेस जितनी भी होती है सारी स्पेशल क्लासेस फ्री है। तो आप हमेशा 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 के लिए मतलब स्पेशल क्लास में आ सकते हो। कभी भी स्पेशल क्लासेस पेड नहीं होती है, तो डेफिनेटली आप मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भी अगर सारी स्पेशल क्लास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई रोक जोक है। ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब आप ये कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप livedaily.me/JEE पे विजिट करोगे अपने मोबाइल ब्राउजर में तो डेफिनेटली इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जहां पे आपको सारे लेक्चर्स और सारी डीपीपीज एवरीथिंग यू विल गेट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो आप इसको भी एक बार एक्सप्लोर कर लो और इसको बुकमार्क करके रख लेना। ठीक है, livedaily.me/JEE इसको बुकमार्क करके रख लेना, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर की जो डीपीपीज वगैरह है वो भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। एंड इस साल हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज जेपीपी। ओके, जेई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो जेई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी अभी हम वीकेंड पे करने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना। डीपीपीज में तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो भी कम थे, इस बार हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी मतलब आपका जेपीपी भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको रेडी हो जाना है। ठीक है, वीकेंड पे आपको एक्स्ट्रा लोड दिया जाएगा तो वो लोड आपको लेना है। ठीक है, चलो। और उसके अलावा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आते हो तो वहां पे आपको पता है कि आज से हमारा जो इवॉल्व बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं डेफिनेटली आपको यार ये जो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे इवॉल्व बैच है इसको तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, बट अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आते हो अनअकैडमी प्लस अनअकैडमी आइकॉनिक को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आप पर्सनलाइज वे में पढ़ सकते हो, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मल्टीपल क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, जैसे लास्ट ईयर का मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर रिलेशंस एंड फंक्शंस और बाकी भी जितने सारे चैप्टर्स है सब में हमने ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चन सॉल्व करे थे।
है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो IIT जेई रिलेशंस एंड फंक्शंस का जेई 2022 एस्पिरेंट्स के लिए जो कोर्स है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। उसमें मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से करा रहा हूँ। इनफैक्ट आज ही उसकी एक क्लास है ना, आज रात को 9 बजे उसकी एक क्लास होती है, प्लस की क्लास होती है। एंड डेफिनेटली उसमें हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस फंक्शंस, तो मल्टीपल क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एक पूरी किताब खत्म करने का हमारा टारगेट है। ठीक है, तो इस साल भी वो डेफिनेटली करेंगे एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो डेफिनेटली यार, इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट यू नीड टू, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट यू नीड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ठीक है, तो ये जो है ये तो बिल्कुल सही है। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे अगर आप आते हो तो आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको पता ही है कि इस बार अनअकैडमी ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो इन बच्चों ने बेसिकली प्रूव कर दिया है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, डेफिनेटली मतलब अगर आप हार्ड वर्क करो तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का जो प्लान है उसको चेक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जो 2 साल वाले सब्सक्रिप्शन है दैट इज फॉर 11th 9th एंड 10th, जो 12th में है या जो ड्रॉप लेने वाले हैं उनके लिए आई थिंक अभी एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है। सबको पता है ना, आज उसका लास्ट डे है। ठीक है, आज उसका लास्ट डे है। NV Live इज द कोड, इस कोड को आप डेफिनेटली यूज कर लेना, है ना। और जो प्लस का बैच है उसमें आप ज्वाइन कर लेना, आज उसका लास्ट डे है। और जो ऑफर है वो आपको पता ही होगा, आई एम श्योर। ठीक है, आज उसका लास्ट डे है। ये ऑफर है कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेस करते हो इन केस, तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री में मिलेगा। ठीक है, ये तो आई थिंक सबको पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस, स्टार्ट करते हैं फटाक से। जल्दी से एक बार मैं चैट में देख लेता हूँ। ठीक है, सब लोग आ चुके हैं। यस, लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक तो पढ़ा था इनवर्स ऑफ रिलेशन। अगर कोई भी एक रिलेशन गिवन है उसमें एक एलिमेंट है मान लो 1, तो हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए 1, को आप कर दो A,1, मतलब डोमेन और जो को डोमेन है उसको आप स्वैप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा तो इनवर्स ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना। जो एरो डायग्राम था उसको भी बना के हमने सीख लिया था कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वो रिवर्स हो जाता है। अगर एक रिलेशन गिवन है जो A to B है तो उसका जो इनवर्स होगा वो डिफाइन हो जाएगा B to A। याद आ गया, अगर एक रिलेशन है जो A से B डिफाइंड है तो उसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। याद आया कुछ, इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं R इनवर्स के साथ। R की पावर नहीं है ये, R इनवर्स है। ठीक है, इसको 1/R मत लिख देना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं R इनवर्स। और R इनवर्स निकालते कैसे, तो जो डायरेक्शन ऑफ एरो है उसको आप उल्टा कर दो। अगर एरो ऐसे जा रहा है तो आप एरो को ऐसे कर दो, डायरेक्शन ऑफ एरो को आप उल्टा कर दोगे तो आपका इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में भी बात किया था। ठीक है, इसको आज के लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे, है ना। आई एम श्योर कि मतलब काफी सारे लोगों ने डाउट भी पूछे थे कि सर ये कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस क्या होता है, तो आज इसको एक बार दोबारा भी हम पढ़ने वाले हैं फॉर फंक्शंस। ये हमने पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन, रेंज फॉर रिलेशंस। तो आज हम करेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फॉर फंक्शंस, कि फंक्शंस में हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन भी देखी थी फंक्शंस की कि ऑल फंक्शंस आर लाइक अ मशीन। आप मशीन में कुछ इनपुट दोगे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप फंक्शन को भी इमेजिन कर सकते हो। फंक्शन में भी अगर आप कुछ x का वैल्यू पुट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ y का वैल्यू आउटपुट मिलेगा। तो फंक्शंस भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, सिमिलर ही होते हैं, मशीन जैसे ही होते हैं। बट यहाँ पे जो फंक्शन का एडवांस डेफिनेशन है वो हमने पढ़ा था एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें IIT जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप यकीन नहीं करोगे बट डेफिनेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी IIT जेई में। जेई मेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ। तो एक रिलेशन फंक्शन में कब कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपको कोई भी एक रिलेशन गिवन है वो फंक्शन में तभी कन्वर्ट होगा व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी मैप। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि ए में, मतलब जो पहला वाला सेट है, पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मैप्ड होने चाहिए। अगर एक भी उसमें सिंगल है तो बेसिकली वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक भी उसमें अगर IIT जेई एस्पिरेंट है तो नहीं चलेगा समझ गए। तो यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी मैप्ड, उनकी मैपिंग होनी ही होनी चाहिए, कंपलसरी है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन ये थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, है ना, एग्जैक्टली एक इमेज होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो इमेज है या जिसकी कोई इमेज ही नहीं है तो ये सब नहीं चलेगा। उसकी वन एंड ओनली वन का मतलब क्या होता है, वन एंड ओनली वन का मतलब एग्जैक्टली वन, ना तो ज्यादा ना तो कम, समझ गए, ना तो ज्यादा इमेज होनी चाहिए
ना तो कम इमेज होनी चाहिए। रामायण वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, महाभारत वाला एग्जाम्पल हमने देखा था कि अगर एक इंसान है जिसकी 3 वाइफ है तो वो फंक्शन नहीं है ना। अगर एक इंसान है जिसकी 3 वाइफ है तो वो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर एक लड़की है जिसके 5 हस्बैंड है तो वो फंक्शन है। ये सोसाइटी ऐसी ही है, हम क्या करें। ठीक है, तो यस, अब होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होमवर्क क्वेश्चन है इसका आंसर बताओ। पहला वाला जो है, क्या ये फंक्शन है? इज दिस अ फंक्शन? यस। अगर आप चेक करोगे तो सारे के सारे जो एलिमेंट है सबकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो है, मतलब सबकी कोई ना कोई मैपिंग तो है ना। जितने भी एलिमेंट्स है सबकी कोई ना कोई मैपिंग तो है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी कि भाई सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, तो सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें? दूसरी कंडीशन, आपको क्वेश्चन क्या पूछना है? आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि ये ए की कितनी इमेज है। तो ए की इमेज क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए की मैपिंग है पी के साथ, मतलब हम बोलेंगे कि ए की जो इमेज है वो पी है, लेकिन वो इमेज क्या है उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे बस इस चीज से मतलब है कि ए की इमेज कितनी है। तो कितनी इमेज है? ए की तो एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, क्यों है ना, इसकी भी एक ही इमेज है और इसकी भी एक ही इमेज है, तो सबकी एक एक इमेज है, वन एंड ओनली वन इमेज। समझ में आ गया? एग्जैक्टली वन इमेज है सबकी, ए बी सी डी सबकी एक एक इमेज है, तो मतलब ये वाला फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हाँ। ठीक है, इसका आंसर आएगा हाँ, ये फंक्शन है। चिल्ला चिल्ला के आप बोल सकते हो हाँ 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 ये फंक्शन है। ठीक है, ओके। दूसरा वाला जो है उसमें अगर आप देखोगे तो ये जो डी है, डी की कोई मैपिंग ही नहीं है। अब डी हो गया सैड कि सर मेरी तो कोई मैपिंग ही नहीं है, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी कोई मैपिंग नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका आंसर आएगा ना। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। यस, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये वाला फंक्शन नहीं है। अच्छा, ये वाला फंक्शन है क्या? यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड है, मतलब पहली वाली जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रही है कि भाई सारे के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो है। ठीक है, लेकिन अब आप चेक करो कि सबकी एक एक गर्लफ्रेंड ही होनी चाहिए, मतलब सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए। टेक्निकल वर्ड जो है वो इमेज है, बाकी आप समझने के लिए तो कुछ भी समझ सकते हो। तो ए की कितनी इमेज है? तो ए की एक ही इमेज है पी। ओके, इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी की इमेज कौन है? सी की इमेज है आर, लेकिन सी की कितनी इमेज है? सी की एक ही इमेज है। और डी की कितनी इमेज है? डी की भी एक ही इमेज है, तो इसकी भी एक इमेज है आर और डी की भी एक ही इमेज है, दैट इज ऑल्सो आर। तो क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज अ फंक्शन, है ना। तो इसका भी आंसर आएगा यस, ये फंक्शन है। अच्छा, यहां पे अगर कोई सिंगल बच जाता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। अगर ये जो दूसरा वाला सेट है उसमें जैसे ये एस है, एस की कोई मैपिंग नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बोल देंगे हाँ ये फंक्शन है। हमें बस केवल पहले वाले सेट से मतलब है। ये जो पहला वाला सेट है अगर उसमें सबकी मैपिंग है और सबकी एक एक इमेज ही होनी चाहिए, ठीक है, एवरीबडी शुड बी हैविंग ओनली वन वन गर्लफ्रेंड, देन ओनली इट विल बी अ फंक्शन। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, और अगले वाले क्वेश्चन में अगर आप आ जाओगे तो ये वाला जो ए है ना, ए की तो दो दो इमेज है, ए की इमेज पी भी है और ए की इमेज क्यू भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, नो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये सब अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि अगर ए की दो दो मैपिंग है और यहाँ पे देखो एस का कुछ भी नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है। समझ गए ना आप? ये दिस इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, हमारे राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की, लेकिन ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले तो ये चेक करके बताओ कि क्या ये फंक्शन है, एक बार फिर से। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ABCD है, सबकी मैपिंग है और सबकी एक एक इमेज है। यहाँ पे C की भी एक इमेज है और इसकी भी एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन तो है। अगर ये फंक्शन है तो हम इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया? ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो अब मेरा सवाल यह है कि आप मुझे बताओ कि इसका डोमेन क्या आएगा। अब डोमेन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? डोमेन की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि भाई जिसकी कोई ना कोई इमेज है, तो यहाँ पे ए की इमेज है, बी की इमेज है, सी की इमेज है, डी की इमेज है। अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो सबकी मैपिंग होगी। क्या ये कंपलसरी है? यस और नो? यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी मैपिंग डेफिनेटली होगी ना, 100%। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, ये फंक्शन है और ये फंक्शन तभी होगा जब सबकी मैपिंग है। इसका मतलब डोमेन में ये हमेशा ये पूरा सेट ही आएगा।
तो ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना कि डोमेन इज ऑलवेज सेट ए, जो मतलब पहला वाला सेट है वो पूरा का पूरा हमेशा डोमेन होता है इन केस ऑफ फंक्शंस। लेकिन रिलेशंस के केस में ऐसा नहीं होता है ना। अगर मान लो एक रिलेशन है, समझ गए ना व्हाट इज द डिफरेंस। एक रिलेशन है तो रिलेशन ऐसा भी हो सकता है। मान लो एक रिलेशन है, ठीक है, दिस इज अ रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, मान लो इधर ए बी सी डी है, और ये यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है। इसकी मैपिंग इसके साथ है, इसकी मैपिंग इसके साथ है, इसकी मैपिंग इसके साथ है। तो क्या ये रिलेशन है? भाई रिलेशन में तो मैंने आपको समझाया था कि भाई किसी का भी दिल किसी पे भी आ सकता है और कोई भी सिंगल हो सकता है। तो ये जो एरो है वो कहीं पे भी चालू हो सकता है, कहीं पे भी खत्म हो सकता है। रिलेशन में कोई कंडीशन होता ही नहीं है ना। तो ये रिलेशन है, यस। अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन, लेकिन इसका डोमेन क्या आएगा? इसका जब आप डोमेन लिखने जाओगे तो इसका डोमेन आएगा केवल बी सी और डी। अब इसमें ए नहीं आएगा क्योंकि ये रिलेशन है और यहाँ पे ए की कोई मैपिंग है नहीं। तो जिसकी मैपिंग नहीं है वो डोमेन में नहीं आएगा। बट अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। यस, यहाँ पे अगर आप डोमेन लिखोगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? बी सी और डी। इसका को डोमेन क्या हो जाएगा? चलो पूरा ही बता दो। इसका को डोमेन क्या हो जाएगा? इसका को डोमेन, अच्छा, को डोमेन के बारे में मैंने आपको हमेशा समझाया था कि जो दूसरा वाला सेट होता है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे लिख दो। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। 1 2 3 4 आएगा को डोमेन। ओके, तो चाहे उसकी मैपिंग हो चाहे उसकी मैपिंग ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो दूसरा वाला सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आप लिख दो। दिस विल बी द को डोमेन। और रेंज क्या होता है? रेंज में आप केवल वही वाले एलिमेंट डालोगे जिनकी मैपिंग है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनकी मैपिंग है? 2 की मैपिंग है, 3 की मैपिंग है, 4 की मैपिंग है। तो ये आ जाएगा 2 3 4। तो ये समझ में आ गया। रिलेशंस के लिए हमने कैसे डिफाइन किया था? रिलेशंस के लिए डोमेन, को डोमेन और रेंज। बट अगर बताओ कि अगर यही रिलेशन फंक्शन बन जाए, अगर ये रिलेशन फंक्शन कब बनेगा? ये जो रिलेशन है ये फंक्शन तभी बनेगा जब सबकी कोई ना कोई मैपिंग होगी, है ना। अगर सबकी कोई ना कोई मैपिंग होगी तभी तो ये फंक्शन बनेगा। तो फंक्शन के केस में जो डोमेन आएगा, क्या वो हमेशा ये पूरा सेट आएगा? कभी ऐसा पॉसिबल है कि केवल बीसीडी आ गया और ए छूट गया? ए छूट गया, ऐसी नौबत आएगी नहीं कभी। समझ गए ना? ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो सबकी मैपिंग होनी ही चाहिए। ये तो कंपलसरी 100% सबकी मैपिंग होगी, तभी तो ये फंक्शन है, अदरवाइज तो ये फंक्शन ही नहीं है। समझ गए? तो फंक्शन के केस में जो डोमेन आता है वो हमेशा पहला सेट आता है, पूरा का पूरा। ओके, तो पूरा का पूरा जो पहला सेट है उसको आप लिख दो, दिस इज द डोमेन। समझ में आ गया? दिस इज द डोमेन। और डोमेन का वैसे भी मतलब होता है इनपुट। तो हम यहाँ पे इनपुट, ये देखो, ये जो फंक्शन है इसको पता आप इमेजिन कैसे कर सकते हो? अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि मान लो एक मशीन है, ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो ये fx लिखा हुआ है, ये क्या है? एक मशीन है। इस मशीन के अंदर अगर आप इनपुट डालोगे a तो पता है आपको आउटपुट क्या मिलेगा? अगर आप इनपुट डालोगे a तो आपको आउटपुट मिलेगा p। इसका मतलब ये होता है, ये जो एरो डायग्राम हम बनाते हैं ना, उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि एक मशीन है, मशीन के अंदर अगर आप इनपुट डालोगे A तो आपका आउटपुट निकल के आएगा P। अगर आप इनपुट डालोगे B तो आपका आउटपुट निकल के आएगा Q, ठीक है। अगर आप इनपुट डालोगे C तो आपका आउटपुट निकल के आएगा R। अगर आप इनपुट डालोगे D तो आपका आउटपुट निकल के आएगा फिर से R। तो क्या S कभी आउटपुट आ रहा है? रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है आउटपुट। जो भी आउटपुट आ रहा है दैट इज द रेंज। तो आउटपुट में क्या क्या आ रहा है? आउटपुट में P आ रहा है, Q आ रहा है, R आ रहा है, S कभी नहीं आ रहा है। तो रेंज यहां पे हो जाएगा, रेंज आ जाएगा P Q R। मतलब रेंज इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये जो दूसरा वाला सेट है उसमें जो भी एलिमेंट है जो मैप्ड है, जिनकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है, वो रेंज में है। जो सिंगल है वो रेंज में नहीं होगा। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा सेट आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं होता है। PQRS, समझ गए? तो फंक्शन के केस में मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूं, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। देखो शॉर्टकट क्या है? अगर कोई भी एक फंक्शन गिवन है तो ये जो पूरा सेट है ये डोमेन है, ये जो पूरा सेट है ये को डोमेन है। और रेंज में केवल वही वाले एलिमेंट्स आएंगे जो मैप्ड है। जो सिंगल है वो रेंज में नहीं आएगा। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा डोमेन है, ये पूरा का पूरा को डोमेन है। और रेंज में केवल वही वाले एलिमेंट्स आएंगे जिनकी मैपिंग है। जिनकी मैपिंग नहीं है
वो रेंज में नहीं आएगा। समझ गए? तो दैट्स इट, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। डोमेन, को डोमेन, रेंज निकाल लोगे क्या? कोई भी फंक्शन गिवन है तो निकाल। जैसे फॉर एग्जांपल ये, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें डोमेन क्या है? तो डोमेन के लिए आपको दिमाग थोड़ी लगाना है, जो पहला सेट है लिख दो सब कुछ, है ना। तो 1 है, -1 है, 3 है, -3 है। अगेन को डोमेन, तो को डोमेन के लिए भी आपको दिमाग थोड़ी लगाना है। 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16, जितने भी एलिमेंट है वो सारे आएंगे, चाहे उनकी मैपिंग हो चाहे उनकी मैपिंग ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ गए? हमें कोई मतलब ही नहीं है ये सबसे। ओके, अच्छा रेंज में कौन कौन आएगा? रेंज में केवल वही वाले एलिमेंट आएंगे जिनकी मैपिंग है। इसकी मैपिंग है और इसकी मैपिंग है, तो 1 की मैपिंग है और 9 की मैपिंग है, तो रेंज में केवल आएगा 1 और 9। यस, रेंज में कौन कौन आएगा? रेंज में आएगा 1 और रेंज में आएगा 9। 4 और 16 जो है वो तो सिंगल है, तो वो रेंज में नहीं आएंगे, वो को डोमेन में आएंगे। ठीक है, और इस फंक्शन का मतलब आप कैसे समझ सकते हो? इसका मतलब अगेन ये एक मशीन है। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसका मतलब भी आपको विजुलाइज कर पा रहे हो? एक डब्बा है ये बेसिकली, ये जो डब्बा है, डब्बे के अंदर अगर आप इनपुट डालोगे +-1, मतलब +1 या -1, अगर आप +1 या -1 इनपुट दोगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1। अगर आप इसमें इनपुट डालोगे प्लस और -3, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो दोनों ही केस में आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 9। अगर आप इनपुट इसके अलावा कुछ और डालोगे तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है। समझ गए ना? अच्छा, अगर कोई आपसे ऐसा पूछे, देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपसे ऐसा पूछे कि मान लो इसमें मैंने इनपुट डाल दिया 5, तो आउटपुट क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि भाई तुम जूसर के अंदर वुड डाल रहे हो, जूसर के अंदर लकड़ी डाल दोगे, वुड डाल दोगे, तो क्या कोई आउटपुट आता है? भाई देखो, जो चीजें डोमेन में है वही चीजें आप इनपुट में दे सकते हो, उसके अलावा कुछ भी आप इनपुट में दे नहीं सकते हो। समझ गए? जो डोमेन में है वही इनपुट है, जो डोमेन में नहीं है वो इनपुट नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 5 इनपुट डालोगे तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट कुछ आएगा ही नहीं। समझ गए? तो डोमेन में केवल 1 है, -1 है, 3 है, -3 है, इसके अलावा डोमेन में कुछ है ही नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(5), है ना, इनपुट को हम जनरली अंदर लिखते हैं ऐसा, है ना। अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(5), तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड भैया, नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ डिफाइंड ही नहीं है। एनडी मतलब, एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड। अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(1), तो f(1), तो 1 की मैपिंग किसके साथ है? 1 के साथ है, तो f(1) का वैल्यू 1 आएगा। समझ गए? अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(-1), तो आप बोलोगे कि भाई f(-1) का जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो y = x² है, ये y = x² नहीं है, क्योंकि इसमें y = x² में तो आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या ये y = x² है? ये y = x², ऐसा आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो। क्या मैंने ऐसा बोला कि 2 डालोगे तो +4 आएगा आउटपुट? क्या मैंने ऐसा बोला? क्या यहाँ पे एरो डायग्राम में लिखा है कि आप 2 डालोगे तो आउटपुट आएगा 4? क्या ऐसा लिखा है कि 4 डालोगे तो आउटपुट आएगा 16? क्या उसकी मैपिंग है? नहीं है। तो क्या ये y = x² है? ये y = x² तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई जब तक बोला ना जाए आप ऐसे कैसे अज्यूम कर लोगे? अपने मन से, अपने मन से काम मत किया करो समझ गए? नहीं तो गलत हो जाएगा। भाई इसका जो डोमेन है, ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, और इस फंक्शन के अंदर आप केवल 4 ही नंबर इनपुट दे सकते हो, 1, -1, 3 और -3। इसके अलावा कुछ भी आप इनपुट नहीं दे सकते हो अकॉर्डिंग टू द एरो डायग्राम। ये जितना आपको एरो डायग्राम में गिवन है उतना ही आप यहाँ पे फंक्शन के बारे में बता सकते हो, जो गिवन नहीं है वो आप नहीं बता सकते हो। तो ये फंक्शन y = x² आप अज्यूम नहीं कर सकते। समझ गए ना? तो आप ऐसा अपने मन से अज्यूम मत कर लेना कि सर ये y = x² है, नहीं है, क्योंकि इसमें आप 4 डालो। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि f(5) इज नॉट डिफाइंड। अगर ये y = x² होता तो f(5) का वैल्यू 25 आता ना। फिर तो यहाँ पे 25 लिखा क्या हमने नहीं लिखा है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं है ना। जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करेगा तो आप अपने मन से यहाँ पे अज्यूम नहीं कर सकते ये y = x² नहीं है। जितना आपको एरो डायग्राम में गिवन है उतना ही आपको आता है, उतना ही आप बताओगे ठीक है? उसके अलावा ना तो हमें आता है, ना ही हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे। समझ गए? तो डोमेन, को डोमेन, रेंज। डोमेन क्या होता है? पहला सेट। को डोमेन क्या होता है? दूसरा सेट। और रेंज मतलब वही वाले एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग है, जिनकी यहाँ पे कोई ना कोई मैपिंग है। समझ गए? डोमेन, को डोमेन, रेंज। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए आपको यहाँ पे 4 मेन टाइप के फंक्शन है जो पढ़ने। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज 1 1 many 1। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन टू इन टू। तो ये सारे नाम है,
इसको मतलब धीरे धीरे करके याद करना पड़ेगा। और 1 1 मेनी वन, ऑन टू इन टू, ठीक है। तो आप इसके साथ मतलब पहले तो फेमिलियर हो जाओ। 1 1 क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, एक एक करके डिस्कस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1 फंक्शन की। 1 1 तो आई थिंक आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। 1 1 मतलब जिसकी मैपिंग है 1 to 1, मतलब एक नंबर की मैपिंग है एक नंबर के साथ, ठीक है, समझ गए। एक की मैपिंग एक के साथ है, यहाँ पे भी एक की मैपिंग एक के साथ है, एक की मैपिंग एक के साथ है, एक की मैपिंग एक के साथ है। यहाँ पे मतलब ये वाला जो फंक्शन है, इसमें क्या ये फंक्शन है, पहली बात तो क्या ये फंक्शन है, यस दिस इज अ फंक्शन। क्यों ये फंक्शन क्यों है, ये फंक्शन इसलिए क्योंकि सबकी मैपिंग है और सबकी इमेजेस कितनी कितनी है, इसकी एक इमेज, इसकी भी एक, इसकी भी एक, सबकी एक एक इमेज है, ठीक है, सबकी एक एक इमेज है। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन ये कौन से टाइप का फंक्शन है, तो ये फंक्शन है 1 1। समझ में आया, ये फंक्शन कैसा है, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, क्योंकि इसकी जो मैपिंग है वो 1 to 1 है। नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज 1 to 1 मैपिंग। 1 to 1 मैपिंग मतलब एक एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट के साथ है, यहाँ पे कोई मल्टीपल एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ नहीं है। अब ये वाला फंक्शन कैसा है, तो ये है मेनी वन फंक्शन। ये मेनी वन फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेनी एलिमेंट्स, ओके, मेनी एलिमेंट्स आर मैप्ड विथ अ सिंगल एलिमेंट, मेनी टू वन, समझ में आ गया, मेनी टू वन है ये, दैट्स व्हाई दिस इज मेनी वन फंक्शन। तो एकदम नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर मल्टीपल अच्छा अगेन सबसे पहली बात, क्या ये फंक्शन है, फंक्शन तो होना ही चाहिए, तभी हम टाइप ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। तो क्या ये फंक्शन है, पहले तो आप हमेशा चेक कर लेना कि क्या ये फंक्शन है। यस, यहाँ पे सबकी मैपिंग है, तो मतलब अपनी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही मैपिंग है पी के साथ, सबकी एक एक इमेज है ना। अगर आप चेक करोगे तो सबकी कितनी कितनी इमेज है, सबकी एक एक इमेजेस है। तो अगर यहाँ पे जो मैपिंग आपकी है वो मेनी टू वन है, ओके, मेनी एलिमेंट्स आर मैप्ड विथ अ सिंगल एलिमेंट, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, ठीक है। इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कोई तीन एलिमेंट है जो एक के साथ मैप्ड है, मतलब ये वाला एरो आप हटा दो, अगर आप ये वाला एरो हटा के ऐसे कर दोगे तो भी ये मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अगर तीन एलिमेंट की मैपिंग मान लो आर के साथ है तो भी ये मेनी वन है, मेनी टू वन, समझ गए ना, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट के साथ मैप्ड है। तो दिस इज क्लियर और नॉट। जैसे महाभारत जो है वो कैसा एग्जाम्पल है, अगर आप महाभारत की बात करो तो महाभारत जो है उसमें 5 पांडव है, ठीक है, महाभारत में 5 पांडव है, सबकी एक ही वाइफ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 एलिमेंट होंगे, यहाँ पे केवल एक द्रौपदी है, सबकी वाइफ द्रौपदी है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। और जो रामायण है वो तो फंक्शन ही नहीं है, तो महाभारत इज मेनी वन फंक्शन, मेनी टू वन, समझ गए, मेनी टू वन, सो दैट इज मेनी वन फंक्शन। रामायण तो फंक्शन ही नहीं है, महाभारत इज मेनी वन फंक्शन, ये वाला फंक्शन भी मेनी वन फंक्शन है। तो समझ गए, दिस इज वन वन फंक्शन, दिस इज मेनी वन फंक्शन, क्योंकि इसकी मैपिंग 1 to 1 है, इसकी मैपिंग मेनी टू वन है, मेनी एलिमेंट्स आर मैप्ड विथ अ सिंगल एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज मेनी वन, ओके। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑन टू और इन टू की। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो पहले तो आप। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है देन द फंक्शन विल बी ऑन टू, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कोडोमेन निकालना पड़ेगा, आपको रेंज निकालना पड़ेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज है या नहीं। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो फिर से, इस वाले एग्जांपल में व्हाट इज कोडोमेन, तो कोडोमेन के लिए मैंने आपको सिखाया था कि आपको टेंशन नहीं लेना है। कोडोमेन के लिए जो दूसरा वाला सेट होता है वो पूरा का पूरा आप लिख दो, तो ये पूरा लिखोगे ना आप, इसमें P आएगा, Q आएगा, R आएगा, S आएगा, दिस इज कोडोमेन। ये समझ में आ गया, PQRS। व्हाट इज रेंज, इसका रेंज बताओ, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इस फंक्शन का जो रेंज है वो भी PQRS है, क्योंकि इसमें कोई भी सिंगल एलिमेंट है क्या, इसमें कोई भी सिंगल नहीं है, सबकी मैपिंग है, तो इसमें भी आएगा PQRS। तो ये कैसा फंक्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोडोमेन और रेंज क्या दोनों इक्वल है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो ये वाला फंक्शन कैसा हो जाएगा, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गया, मतलब इन शॉर्ट अगर ये जो दूसरा वाला सेट है अगर उसमें कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं है तो वो ऑन टू होगा। ये बात क्लियर है। अगर यहाँ जैसे यहाँ पे कोई भी सिंगल है क्या, यहाँ पे कोई भी सिंगल नहीं है, अगर कोई भी सिंगल नहीं है तो हमेशा कोडोमेन इक्वल टू रेंज आएगा। दिमाग लगाओ, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है।
अगर यहाँ पे कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं है तो इसका कोडोमेन क्या है, PQRS। इसकी रेंज क्या है, वो भी PQRS है। तो इसमें कोडोमेन विल बी इक्वल टू रेंज, एंड इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज देन द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अच्छा, अब आ जाओ इनटू फंक्शन पे। तो इनटू फंक्शन ये वाला है। इनटू फंक्शन का सिंपल मतलब होता है कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। ठीक है, यहाँ पे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है देन द फंक्शन विल बी इनटू। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बताओ व्हाट इज कोडोमेन। इस वाले फंक्शन में कोडोमेन कितना आएगा, इसमें कोडोमेन तो वही आएगा PQRS। यस और नो, इसका कोडोमेन तो पूरा ही होता है। कोडोमेन इज द फुल सेट, सेकंड सेट, ये जो दूसरा वाला सेट है वो पूरा PQRS, तो सब कुछ आएगा PQRS। लेकिन व्हाट इज रेंज, रेंज में केवल आउटपुट वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें आउटपुट कभी S आएगा क्या, S कभी आउटपुट आएगा ही नहीं। S की कोई मैपिंग है ही नहीं, S की कोई बंदी है ही नहीं। तो अगर S की बंदी नहीं है तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो PQR है। तो यहाँ पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज है क्या, यस, यहाँ पे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। समझिए, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। तो ओवरऑल हमने 4 टाइप के फंक्शन पढ़े हैं। ठीक है, एक है 1-1, 1-1 का मतलब 1-to-1 मैपिंग, मेनी 1 का मतलब मेनी टू 1 मैपिंग, और फिर ऑन टू और इनटू। तो ऑन टू और इनटू भी काफी सिंपल है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज इज ऑन टू, इसका बेसिक डेफिनेशन। और इनटू का मतलब होता है कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है मतलब अगर इन शॉर्ट अगर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट है, अगर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट है तो बेसिकली ये बन जाएगा क्या, ये इनटू बन जाएगा। समझ में आ गया। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1-1 एंड ऑन टू। अब आप देखो कैसा भी फंक्शन बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक और एग्जांपल बताओ। चलो, ये सेट A है, ये सेट B है। यहाँ पे आप ले लो 1 2 3 4 और यहाँ पे आप ले लो ABC। ठीक है, इसकी मैपिंग इसके साथ है, इसकी इसके साथ है, और इन दोनों की मैपिंग इसके साथ। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या ये फंक्शन है, इज दिस अ फंक्शन। सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, यस और नो, क्या ये फंक्शन है। यस, दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन तो है। क्यों फंक्शन है, फंक्शन इसलिए है क्योंकि सबकी मैपिंग है। यहाँ पे देखो 1 की मैपिंग है, 2 की है, 3 की, 4 की। तो जितने भी एलिमेंट्स पहले वाले सेट में, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A मस्ट बी मैप्ड, तो सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड है, और सबकी एक एक इमेज है। जैसे यहाँ पे 3 की भी एक ही इमेज है और 4 की भी एक ही इमेज है, मतलब ये फंक्शन तो है। यस, लेकिन ये कैसा फंक्शन है, तो ये मेनी वन फंक्शन भी है। ओके, दिस इज मेनी वन फंक्शन ऑल्सो, एंड दिस इज ऑन टू फंक्शन ऑल्सो। तो ये मेनी वन भी है, ये ऑन टू भी है, तो ये डबल डबल भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो 1-1 ऑन टू है, एक फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो मेनी वन और ऑन टू है। तो आप यहाँ पे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो। समझ गए ना, 1-1 के साथ ऑन टू, या फिर 1-1 के साथ इन टू, मेनी वन के साथ ऑन टू, या मेनी वन के साथ इन टू। तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये फंक्शन कैसा है, ये वाला जो फंक्शन है ये मेनी वन भी है, ये ऑन टू भी है। एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, ठीक है, मेनी वन ऑन टू। और ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा, 1-1 इन टू का ले लेते हैं। ठीक है, तो 1-1 और इन टू, तो यहाँ पे ले लो आप 1 2 3 4, और यहाँ पे आप ले लो ABC। इसकी मैपिंग इसके साथ है, इसकी इसके साथ है, इसकी इसके साथ है। अब बताओ, ठीक है, अच्छा नहीं, एक और लेना पड़ेगा। 4 को बेसिकली आप यहाँ से गायब करके और इधर D कर दो। अब बताओ, चलो ये वाला एग्जाम्पल, इसमें बताओ, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें बताओ, इधर हमने D कर दिया। ठीक है, समझ गया ना, मतलब इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये D है। अब बताओ, अब ये फंक्शन कैसा है। पहली बात तो क्या ये फंक्शन है, इज दिस अ फंक्शन, इज दिस अ फंक्शन। यस, सबकी मैपिंग है, सबकी एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन तो है। अच्छा, अगर ये फंक्शन है तो 1-to-1 मैपिंग है ना, इसमें मेनी टू वन है क्या, इसमें मेनी टू वन तो नहीं है। तो समझ लिए ना, चिंदी सी चीज है, मतलब ये बहुत ही चिंदी है। यस और नो, दिस इज वेरी वेरी चिंदी। यस, सबको समझ में आ गया, ये 1-1 फंक्शन है, दिस इज 1-1 फंक्शन ऑल्सो, एंड इट इज इनटू फंक्शन ऑल्सो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोडोमेन और रेंज को देखोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है। यस, दिस इज 1-1, दिस इज इनटू। तो कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। यस, एक ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जो मेनी वन ऑन टू है, या मेनी वन इन टू है, या 1-1 ऑन टू है,
या 1 1 इनटू है। समझ गए? तो चारों टाइप के फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको क्लियर हो गया। अब मान लो अगर इस तरह का फंक्शन गिवन है, अभी तो आपने ये सीख लिया कि अगर एरो डायग्राम गिवन है तो आप समझ जाओगे, है ना। इस तरह का मान लो एरो डायग्राम गिवन है तो आप एरो डायग्राम को देख के आपको फील आ जाती कि हाँ सर ये तो 1 1 है ना। एरो डायग्राम को देख के आपको फील ये भी आ जाती कि हाँ सर ये तो मेनी 1 है। लेकिन मान लो अगर ऐसे फंक्शन दे दिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी तो एक फंक्शन है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी तो एक फंक्शन है, इसका एरो डायग्राम गिवन नहीं है। अब बताओ कि ये 1 1 है कि मेनी 1 है, इसमें हम कैसे पता करेंगे? तो यार ये तो मतलब थोड़ा मुश्किल हो गया, एरो डायग्राम तो गिवन ही नहीं है। अगर एरो डायग्राम गिवन नहीं है तो अब कैसे पता चलेगा कि मतलब जो एरो है वो 1 to 1 है या मेनी टू 1 है? अपने पास तो एरो डायग्राम ही नहीं है, तो एरो कैसे देखेंगे? जब डायग्राम ही नहीं है तो एरो कहां से निकालोगे आप? ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन में आपको बेसिकली अलग अलग इनपुट पुट करके देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें x का वैल्यू पुट करते हो 1, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? तो y का वैल्यू आएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिख लो कि अगर x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू मतलब आउटपुट आएगा 1। अगर आप x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो भी आउटपुट क्या आएगा? तो भी आपका आउटपुट आएगा 1। यस, यहाँ पे भी आपका आउटपुट आएगा 1। तो ये कैसा फंक्शन है? इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि ये मान लो ये सेट A है और ये सेट B है। ठीक है, तो 1 और -1 दोनों पे आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है ना। यहाँ पे भी आउटपुट आ रहा है 1 और यहाँ पे भी आउटपुट आ रहा है 1। तो ये 1 1 है कि मेनी 1 है? ये फंक्शन मेनी 1 है। समझ गए? दिस फंक्शन इज मेनी 1 फंक्शन। यस, दिस फंक्शन इज मेनी 1 फंक्शन। यस, और ये नीचे वाला जो है इसके बारे में बताओ। अगर आप इसमें भी सेम है ना, इसमें अगर आप x इक्वल टू पुट करोगे 1 या फिर x इक्वल टू पुट करोगे -1, तो 1 पुट करो या -1 पुट करो, है ना, 1 पुट करो या -1 पुट करो, क्या आपका आउटपुट सेम आएगा? y का वैल्यू जो है वो तो 1 ही आएगा ना। तो इसमें भी सेम है, 1 और -1 ले लो आप, कोई भी दो इनपुट ले लो, तो 1 और -1 दोनों पे जो आउटपुट आएगा वो तो सेम ही आएगा ना। तो ये भी मेनी 1 फंक्शन है। दिस इज ऑल्सो मेनी 1 फंक्शन, दिस इज ऑल्सो मेनी 1 फंक्शन, दोनों ही मेनी 1 फंक्शन है। इसको आप फर्दर भी ऐसा कर सकते हो कि इसमें अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करो, x का वैल्यू -2 पुट करो, तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा? दोनों केस में आंसर 4 आएगा। तो आप एरो डायग्राम को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये कैसा फंक्शन है? दिस इज डेफिनेटली मेनी 1 फंक्शन। अब मेनी 1 फंक्शन तो है, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये ऑन टू है कि इन टू है? तो ऑन टू और इन टू के लिए अपने को बेसिकली फिर कोडोमेन जो है वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली मतलब मान लो यहाँ पे तो हम बता नहीं सकते, बट अगर फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, मतलब जो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा। ध्यान से सुनना, अगर एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, ये R to R का क्या मतलब है? R मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर से रियल नंबर एक फंक्शन डिफाइंड है, मतलब यहाँ पे सेट नहीं है, A और B नहीं है। A और B की जगह आपको स्पेसिफाई कर दिया कि ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर्स है। तो एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन है पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन इज ऑलवेज द सेकंड सेट। इसको देखते ही आप बता दोगे, है ना। कोडोमेन इज ऑलवेज द सेकंड सेट। तो ये जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स इज द कोडोमेन। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स का मतलब होता है -∞ से +∞, सब कुछ, है ना। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? -∞ से +∞, सब कुछ ही आ जाएगा इसमें। तो कोडोमेन इज ऑलवेज द सेकंड सेट एंड डोमेन इज ऑलवेज द फर्स्ट सेट। यहां पे जो लिखा होता है उसी को हम बोलते हैं डोमेन, यहां पे जो लिखा होता है इसी को हम बोलते हैं कोडोमेन। तो ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, ये क्वेश्चन में आपको दिया होना चाहिए, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर ये गिवन है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस की कोडोमेन गिवन नहीं है, आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते हो कि ये इनटू है क्या ऑन टू है। समझ गए? इनटू ऑन टू हम तभी बता पाएंगे, यस, इसको भी आप नोट कर लो, इनटू या ऑन टू हम तभी बता पाएंगे जब अपने को कोडोमेन गिवन होगा। अगर कोडोमेन गिवन नहीं है, इसीलिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा कि हमेशा डिफाइंड होता है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस, R to R या नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स टू होल नंबर्स।
इंटीजर्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये गिवन होगा। सो दिस इज डोमेन, दिस इज को डोमेन, इनटू है या ऑन टू है, अब डिसाइड करो। तो इसका रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज का मतलब होता है आउटपुट। तो अगर ये एक फंक्शन है, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, आप पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, जीरो पुट करो, कुछ भी पुट करोगे, y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, सोचो। y का वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? क्योंकि यहां पे तो एक्स स्क्वायर है, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ, व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट इज नथिंग बट y का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकता, y का वैल्यू लेकिन जीरो आ सकता है। अगर मैं x का वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो y का वैल्यू जीरो आ सकता है। और y का वैल्यू पॉजिटिव में तो सब कुछ ही आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ ही आ सकता है, इवन डेसिमल भी आ सकता है। तो बेसिकली इसका जो रेंज बनेगा वो बनेगा 0 टू इंफिनिटी, ऐसे लिखना पड़ेगा इंटरवल फॉर्म में। क्या ये बनेगा रेंज? यस और नो, जीरो या जीरो से बड़ा? यस, पॉजिटिव मत बोलना, ऐसा गलती से भी मतलब मेरे सामने तो मत ही बोल देना कि सर इसका रेंज है पॉजिटिव, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और ये मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया ना कि भाई रेंज इज आर प्लस, अगर किसी ने ऐसा लिख दिया कि रेंज इज आर प्लस, आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये हो जाएगा गलत। और गलत तो हो ही जाएगा, इसके साथ साथ मतलब यहीं से फ्लाइंग चप्पल भी आएगी ठीक है। तो ये गलती से भी ये गलती मत कर देना, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो है। और y का वैल्यू जीरो हो सकता है, तो हो सकता है तो लिखो ना, अगर हो सकता है तो लिखो। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव बोला करो, टेक्निकल डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऐसा बोलते हो कि भाई रेंज इज नॉन नेगेटिव, तो अभी भी गलत है। अभी इसमें क्या गलत है बताओ? अभी भी तुम टेक्निकली तो गलत ही हो तो जो लोग लिख रहे हैं कि नॉन नेगेटिव, अभी इसमें क्या गलत है? रेंज आपका नॉन नेगेटिव नहीं है। व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर? मतलब मुझे परफेक्शन में यकीन है, मतलब जब तक परफेक्शन नहीं आएगा ना मैं छोड़ूंगा नहीं आपको ठीक है। तो नॉन नेगेटिव भी गलत है। क्यों गलत है? नॉन नेगेटिव गलत है, अभी भी कुछ गलत है। नॉन नेगेटिव एंड जीरो, तो नॉन नेगेटिव में जीरो आ गया ना, एंड जीरो लिखने की क्या जरूरत है? जीरो भी तो नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर, हाँ ये कौन स्पेसिफाई करेगा? क्या नॉन नेगेटिव, क्या नॉन नेगेटिव नेचुरल नंबर, नॉन नेगेटिव क्या होल नंबर? तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर लिखो ना भाई, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, समझ गए? अब ये सही है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर अब सही है ठीक है। तो अब ये सही है। अगर आप इसमें होल नंबर भी, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसका जो रेंज है वो होल नंबर है, तो होल नंबर भी गलत आंसर। अगर आपने ये भी बोल दिया ना कि सर इसका जो आउटपुट आएगा ये होल नंबर आएगा, तो ये भी आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि सर इसका जो आउटपुट आएगा वो होल नंबर आएगा, मतलब आउटपुट आएगा 0 या 1 या 2 या 3 या 4, लेकिन इसका आउटपुट तो 1.1 भी तो आ सकता है भाई। x का वैल्यू आप डाल दो इसमें, आप x का वैल्यू इनपुट में डाल दो रूट ऑफ 1.1, तो आउटपुट क्या आएगा? अगर आप x का वैल्यू पुट करोगे रूट ऑफ 1.1, क्या ये रियल नंबर है? जो डोमेन है, डोमेन में क्या x इक्वल टू रूट ऑफ 1.1 है? बिल्कुल है ना। तो उसका स्क्वायर करो तो y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू 1.1 आएगा। आपने तो बोला होल नंबर, कहाँ है तुम्हारा 1.1? इसमें 1.1 तो है ही नहीं, इसमें 1.5 कहाँ है, इसमें 1.7 कहाँ है, इसमें 2.9 कहाँ है? डेसिमल वाले सारे खा गए तुम। तो इसका आंसर होल नंबर नहीं आ सकता, इसका आंसर नेचुरल नंबर नहीं आ सकता, है ना। इसका आंसर या तो आप लिखोगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या आप इसका आंसर इंटरवल फॉर्म में लिख लो, दैट इज द बेस्ट, ठीक है। इसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, या तो ऐसा लिखो, या आप बोलो कि भाई नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दिस इज द रेंज। ओके, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? लेकिन अब देखो ये सब भूल जाओ, है ना। ये तो मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दिया, इसको और आगे आगे धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, है ना। अभी आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। ओके, तो कोडोमेन यहाँ पे क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज यहाँ पे क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या दोनों इक्वल है? वो दोनों इक्वल तो नहीं है। मतलब ये फंक्शन कैसा है? तो ये फंक्शन है इनटू फंक्शन। समझ में आ गया? तो वो डिपेंड करता है कि आपको कोडोमेन क्या गिवन है। अगर मान लो मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूं, अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ये आर को हटा दिया और आर को हटा के मैंने क्वेश्चन में लिख दिया 0 टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहां पे लिख दूं 0 टू इन्फिनिटी, तो अब कोडोमेन क्या है? तो अब आपका कोडोमेन है 0 टू इन्फिनिटी। अब आपका रेंज क्या है? रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। तो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है
कि आपको क्वेश्चन में कोडोमेन क्या गिवन है, और ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लोगे कि कोडोमेन इज आर। अगर कुछ गिवन नहीं है तो आप ले लो आर, क्योंकि अगर वो देना भूल गए तो हम तो क्या करेंगे, अज्यूम ही करेंगे, तो अज्यूम आर कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट आर होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आर। लेकिन अगर स्पेसिफाइड है, और अगर ये स्पेसिफाइड है तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन है, इफ दिस इज द फंक्शन देन द फंक्शन इज ऑन टू, क्योंकि इसमें कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। समझ गए? तो ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन है। अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो ऑन टू, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं है तो इन टू है। ठीक है, कोडोमेन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, रेंज आपको दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। दोनों को मैच कराओ, अगर मैच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो इन टू बोल के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और आगे बढ़ते हैं, तो काफी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अब यार यही वाला जो काम है ना, अब देखो ये तो बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन है, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे ऑब्वियसली। ये तो समझाने के लिए, ये समझाने के लिए, तो आपको एग्जाम में तो ये आएगा नहीं। एग्जाम में तो भयंकर वाले फंक्शन आते हैं, log x की पावर समथिंग समथिंग, या e की पावर sin x, या इस तरह के फंक्शन, समझ रहे हो? तो ये तो बहुत ही बच्चों वाले फंक्शन है। तो इसमें तो आप लिटरली मतलब x की वैल्यू पुट करके ऐसा एरो डायग्राम बना के चेक कर सकते हो कि भाई हाँ ये मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, वन वन और मेनी वन पे फोकस करते हैं अभी के लिए, ऑन टू इन टू पे बाद में फोकस करेंगे। तो पहले अभी आप वन वन मेनी वन को मास्टर कर लो, है ना, वन वन और मेनी वन को मास्टर कर लो, उसके बाद ऑन टू इन टू को भी मास्टर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस पे फोकस करते हैं, वन वन और मेनी वन। तो देखो ये वाला फंक्शन तो काफी चिंदी सा फंक्शन, इसीलिए आपने यहाँ पे लिटरली मतलब x का वैल्यू डाल के चेक कर लिया कि भाई y की एक ही वैल्यू आ रही है। अगर y की एक ही वैल्यू आ रही है तो मतलब ये मेनी वन फंक्शन है। बट हर फंक्शन में इतनी ही आसानी से आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आपको काफी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है। इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट इज द ग्राफिकल मेथड। और सबको अब ग्राफिकल बनना पड़ेगा। आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, जैसे ही आप 12th स्टैंडर्ड में आते हो तो मतलब आपकी जिंदगी ग्राफ है, स्पेशली मैथमेटिक्स में, है ना। आपकी जिंदगी क्या है? आपकी जिंदगी ग्राफ है, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो मतलब उस फंक्शन के बारे में आप पूरी कुंडली निकाल सकते हो, है ना। वो फंक्शन कौन सा फंक्शन है, उसका डोमेन क्या, उसका कोडोमेन क्या, उसका रेंज क्या है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ पे उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो सब कुछ आप पता कर सकते हो। तो पूरे कैलकुलस में अपने को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही पढ़ना है कि ग्राफ बनाते कैसे है। ठीक है, स्टार्टिंग से। अब इसमें लगेगा, टाइम लगेगा काफी, मतलब आपको 6 से 8 महीने ये सीखने में लगेंगे कि ग्राफ बनाते कैसे है। तो इतनी जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और धीरे 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 एक एक चैप्टर में हम यही सीखेंगे। कैलकुलस जो पूरा है वो बेसिकली आपको यही सिखाएगा कि आप किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन हो दुनिया का, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना। दुनिया का कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये आप अगर सीख गए ना पूरे कैलकुलस में, जितने भी 6 या 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर मिला के अगर आप ये सीख गए कि ग्राफ कैसे बनाते, तो मतलब तुम राजा हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, मतलब पैदा ही नहीं हुआ हराने वाला ठीक है, ओके, तो यही सीखना है। अब ग्राफिकली देखो कैसे चेक करेंगे। ग्राफिकली अगर मुझे चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, तो वो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो HLT। HLT का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, इसको हम यूज कब करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को हम यूज करेंगे टू चेक वेदर अ फंक्शन इज वन वन और मेनी वन। सिमिलरली एक वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होता है। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को हम यूज कब करेंगे? इसको हम यूज करेंगे टू चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। क्या पता वो फंक्शन ही नहीं है। तो अब इसको समझते हैं, ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। ये तो नाम है बस। कौन सा टेस्ट होता है? एक टेस्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप ये जो टेस्ट है उसको परफॉर्म कर सकते हो। अगर ये टेस्ट पास कर गया तो वो वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज वो मेनी वन फंक्शन होगा। सिमिलरली एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट कंडक्ट किया, अगर वो पास हो गया तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। समझ गए? अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता क्या है? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यही वाला फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको पता ही होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला अपवर्ड होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला अपवर्ड बनेगा, और ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड एक्स का। आई एम श्योर कि 11th स्टैंडर्ड में आपने थोड़े थोड़े बेसिक ग्राफ तो पढ़े ही होंगे। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू मॉड एक्स। अब ध्यान से समझना, ध्यान से ये समझो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करेंगे? परफॉर्म करने के लिए आप जहां पे भी आपकी मर्जी है आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। तो मेरी मर्जी है, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, कहीं पे भी आप बना सकते हो। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पे, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है एक से ज्यादा पॉइंट पे, देन द फंक्शन विल बी मेनी वन। इसको नोट कर लो। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है एक से ज्यादा पॉइंट पे, देन द फंक्शन विल बी मेनी वन फंक्शन। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि अगर आप x का वैल्यू पुट करोगे x1 या फिर आप x का वैल्यू पुट करोगे x2, तो आपका जो आउटपुट आएगा, आपका जो कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा, जो y का वैल्यू आएगा, क्या वो सेम आएगा? यस और नो? आप x का वैल्यू 1 पुट करो या -1 पुट करो, x का वैल्यू 2 पुट करो या -2 पुट करो, y का जो वैल्यू आएगा, जो आउटपुट आएगा, क्या वो सेम आएगा? जो आउटपुट आएगा वो डेफिनेटली सेम आएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पे अगर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे, मतलब ये फंक्शन कैसा है, मतलब आप केवल ग्राफ को देख के बता सकते हो कि ये फंक्शन मेनी वन है। सिमिलरली ये फंक्शन भी कैसा है, अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो एक से ज्यादा पॉइंट आ रहे, अगर एक से ज्यादा पॉइंट आ रहे, मतलब ये वाला फंक्शन भी कैसा फंक्शन है? ये भी मेनी वन फंक्शन है। समझ गए? ये भी कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। अच्छा, मान लो और फंक्शंस लेते हैं, आपके दिमाग में और कौन कौन से फंक्शन है? एक फंक्शन होता है ई की पावर एक्स, ये होता है y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ पता है सबको? सबको y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ तो पता ही होगा। इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, कहीं पे भी बना सकते हो, मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा बना दिया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा केवल एक ही पॉइंट पे। तो ये कैसा फंक्शन है? अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 1 1 फंक्शन है। ये क्लियर है? दिस इज 1 1 फंक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन, आप हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे भी बना सकते हो, आप यहाँ पे बना लो, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट आएगा, और नीचे बनाओ। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर एकदम नीचे बनाओगे, अगर आप यहाँ पे बना लोगे तो मतलब बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, बट ये बहुत सारे पॉइंट नहीं आते। अगर आप एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करोगे ना ई की पावर एक्स का, तो देखो मैं आपको एक्चुअली प्लॉट करके दिखाता हूँ। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है ना, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब इसका ग्राफ ऐसा आएगा। समझ गया ना? यहाँ पे भी मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे भी जो y का वैल्यू वो धीरे धीरे घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फाइनली वो ट्राई करेगा कि इसको टच हो जाए, बट वो टच कर नहीं पाएगा बेचारा। ठीक है, मतलब धीरे 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 कोशिश करेगा, वो बहुत कोशिश करेगा, बट टच कर नहीं पाएगा। समझ गए ना? तो ग्राफ जो है, अगर आप एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको फील आएगी कि भाई इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो इवन अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी बनाओगे ना, तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही आएगा। आप कितना भी नीचे चले जाओ, ठीक है, आप कितना भी नीचे चले जाओ, तो ये कैसा फंक्शन है? तो ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, ई की पावर एक्स कैसा फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन है। एक और एग्जांपल करते हैं, मान लो साइन एक्स। साइन एक्स कैसा? साइन एक्स का ग्राफ तो पता ही होगा, बचपन से पता है। ये साइन एक्स का ग्राफ हमने बना दिया 0 से 2 पाई में। बचपन मतलब पास्ट होता है, हमारी क्लास के कुछ मतलब नियम कानून है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बचपन का मतलब पास्ट, पिछले साल आपने पढ़ा होगा, है ना? तो बचपन में पढ़ा था ना ये तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, बचपन में पढ़ा होगा। ये कैसा फंक्शन है? हॉरिजॉन्टल लाइन इधर बनाओगे या इधर बनाओगे, किधर भी बनाओगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक से ज्यादा है ना। अगर एक से ज्यादा है तो ये मेनी वन फंक्शन है। ओके, तो y इक्वल टू साइन एक्स इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, इनफैक्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे ही मेनी वन है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीक एक्स, सब मेनी वन है सब। क्योंकि टेन एक्स का भी ग्राफ बनाओगे तो टेन एक्स का भी ग्राफ कैसा होता है? अरे भाई, टेन एक्स का ग्राफ भी तो ऐसा ही होता है ना, वो भी तो रिपीट करेगा। समझ गए होंगे, इसका ग्राफ भी रिपीट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएंगे? 2 आएंगे, बहुत सारे आएंगे, 2 थोड़ी आएंगे। इसके आगे ये 2 थोड़ी है, इसके आगे भी तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली इनफाइनाइट आएंगे, बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो टेन एक्स बोलो या साइन एक्स बोलो या कॉस एक्स बोलो, ये सारे मेनी वन फंक्शन है। तो लिख लो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन। लेकिन ये मेनी वन तभी होता है जब आप पूरा का पूरा डोमेन कंसिडर करोगे। मतलब इफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, ठीक है, इफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, इफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R। अगर साइन एक्स को ही मैं अलग तरीके से डिफाइन कर दूं, मान लो साइन एक्स ये फंक्शन है मेरा, ठीक है, मान लो हमारा फंक्शन है कि 0 to π/2, ऐसा लिख दिया मैंने, 0 to π/2 और 2R, एंड आपका जो फंक्शन है
वो है साइन एक्स। तो मतलब आप ये समझ रहे हो कि ये जो ऊपर लिखा रहता है ना, ये जो ऊपर लिखा रहता है ना वही सब कुछ है, नीचे वाला तो कुछ भी नहीं है, वो जो फंक्शन है वो तो सब बेकार है जो ऊपर लिखा रहता है ना उसी में मतलब दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी को समझना पड़ता है। अगर आपको ये डोमेन है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द डोमेन, एंड ये जो दूसरा वाला है दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोडोमेन, है ना, ये मैंने आपको समझाया कि हमेशा डोमेन, तो डोमेन यहाँ पे क्या है स्पेसिफाई कर दिया आपको, तो अब आप पूरा ग्राफ नहीं बना सकते, साइन एक्स का केवल यही वाला ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, पाई बाई 2 पे उसका वैल्यू आएगा 1 और 0 पे उसका वैल्यू आएगा 0, तो केवल इतना ही ग्राफ बन पाएगा क्योंकि आपको डोमेन स्पेसिफाई कर दिया, आपको डोमेन स्पेसिफाई कर दिया। अगर आपको डोमेन स्पेसिफाई कर दिया तो अब अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, अब बना लो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक ही पॉइंट आएगा, और अगर एक ही पॉइंट आएगा तो अभी भी फंक्शन तो साइन एक्स ही है, अभी भी फंक्शन तो वही है साइन एक्स, बट अब ये जो पूरा फंक्शन है, मतलब बेसिकली फंक्शन साइन एक्स है, बट ये पूरा एक फंक्शन हम बोलते हैं। जब भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे तो ये लिखना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, समझ गए ना। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये फंक्शन अब 1 1 है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में ये गिवन है तो 1 1 है। अगर आपको एग्जाम में लिखा है कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, तो फिर आप पूरा ग्राफ बनाओगे, और पूरा ग्राफ बनाओगे तो मैनी 1 आएगा, समझिए। तो वो डिपेंड करता है कि डोमेन क्या गिवन है, डोमेन जो भी गिवन है उतने ही इंटरवल में हम ग्राफ बनाएंगे, जो भी डोमेन गिवन है उतने ही इंटरवल में हम ग्राफ बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से 1 1 आ रहा है कि नहीं 1 आ रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कितने लोगों को समझ में आ गया। ग्राफ चाहे कुछ भी हो, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट करेगी कर्व को या ग्राफ को, देन द फंक्शन विल बी मेनी 1, ठीक है, देन द फंक्शन विल बी मेनी 1। और इस पे बताओ चलो, जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ, ओके, जिनको y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं पता ये होता है, और जिनको y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, है ना, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही तो होता है ना, p इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो p इक्वल टू k बाई वी या कॉन्स्टेंट बाई वी या 1/v कर लो, तो इस तरह का ग्राफ आता है, यस, आइसोथर्मल या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये बेसिकली उसका ग्राफ है ना, y इक्वल टू 1। तो ये कैसा फंक्शन है, ये इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आएगा, यहाँ पे भी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आएगा, इनफैक्ट नीचे भी बनाओगे तो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही आ रहा है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये दोनों फंक्शन कैसे है, ये दोनों फंक्शन है 1 1, ओके, ये दोनों के दोनों फंक्शन कैसे है, ये दोनों के दोनों फंक्शन है 1 1, बिल्कुल सही है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर 1 1। इसके बारे में बताओ, अगर ग्राफ आपको ये गिवन है, अगर ये ग्राफ गिवन है मतलब फंक्शन डिफाइंड है 0 से 2 पाई में, तो अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे देन द फंक्शन इज मेनी 1, है ना। तो ये जो भी अपने को ग्राफ गिवन है उतना ही मैं चेक कर रहा हूँ, जितना गिवन है उतना चेक कर लेंगे, तो ये मेनी 1 है। और यहाँ पे भी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ या नीचे बनाओ, कहीं पे भी आप बना सकते हो, अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है तो ये मेनी 1 है, ये भी मेनी 1 है और ये भी मेनी 1 है, दोनों ही मेनी 1 है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी 1, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी 1। अच्छा ये वाली लाइन बताओ, ऑल पीरियोडिक फंक्शंस, सबको ये पता है कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ रिपीट करता है, जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का यही ग्राफ रिपीट करेगा, इसके बाद भी यही ग्राफ आएगा, तो सेम ग्राफ विल रिपीट। पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो वाले, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन ऑलमोस्ट आई थिंक लेक्चर 7 या 8 में आएगा, ठीक है, लेक्चर 7 या 8 में आएगा, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स अपने को लेने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत लेंदी चैप्टर है, बट मैं चाहता हूँ कि पहला चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझो। अगर आपको पहला चैप्टर समझ में आ गया ना, तो आपको पूरे कैलकुलस में या पूरी लाइफ में, इवन कॉलेज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है। इनफैक्ट कॉलेज जाने के बाद भी बच्चे बोलते हैं कि सर आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर था ना बहुत कमाल का है, ठीक है। तो मतलब डेफिनेटली इसको आप अगर आपने अभी पढ़ लिया ना, तो इवन आप जब आईआईटी में एडमिशन भी ले लोगे तब भी मैसेज करोगे कि हाँ सर काम क्या है आपका लेक्चर, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स का जो मतलब स्पेशली कैलकुलस का जो पोर्शन है वो यहीं से स्टार्ट होता है।
तो अगर आपका बेस एकदम स्ट्रांग है ना तो कैलकुलस में मजा आएगा आपको पढ़ने का। अगर ये सब नहीं आता है तो कैलकुलस में कुछ समझ नहीं आएगा फिर आप इधर उधर भटकते रहोगे बस। ठीक है, समझ गए? तो ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ रिपीट करता है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ है ना, तो यही का यही सेम ग्राफ रिपीट करेगा, फिर इसके बाद फिर से रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, जिनका ग्राफ रिपीट करता है, दैट इज बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन। तो ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मेनी वन, ये बात सही है कि गलत है? यस, दिस इज ट्रू, ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मेनी वन, क्योंकि अगर ग्राफ रिपीट करेगा और फिर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो ऑब्वियसली जो y की वैल्यूज आएगी वो तो बहुत सारी आएगी ना, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो तो बहुत सारे आएंगे। यस, 1 2 3 4 आगे भी आएंगे बहुत सारे, तो इनफाइनाइट आएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? इनफाइनाइट है। तो क्या ये मेनी वन फंक्शन है? यस, दिस इज मेनी वन फंक्शन। ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मेनी वन, इसको नोट कर लो। ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर डेफिनेटली मेनी वन, ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मेनी वन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट की। अच्छा, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए होता है? मैंने आपको क्या सिखाया था? वर्टिकल लाइन टेस्ट आप परफॉर्म करोगे टू चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, उसके लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, सो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि आप एक वर्टिकल लाइन बनाओ। जैसे ये ग्राफ गिवन है, ये किसका ग्राफ है? सर्कल का ग्राफ है। ये ग्राफ गिवन है, वो भी तो 4 ग्राफ गिवन है, इन चारों को चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करो। मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाया, वर्टिकल लाइन बनाने पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे अगेन वो आ रहे मोर देन वन, तो क्या ये फंक्शन है? इज दिस अ फंक्शन? अगर आपने एक वर्टिकल लाइन बनाया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे, इसका मतलब लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है? लॉजिक यहाँ पे है कि x का वैल्यू आप ले लो, ये वाला जो x का वैल्यू है वो है x1, आप ऐसा समझ लो, है ना, इसको हटाओ। आप ऐसा समझ लो कि अगर आप कोई भी x का वैल्यू लोगे, यहाँ पे मान लो मैंने एक x का वैल्यू ले लिया x1, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y के कितने वैल्यू आएंगे? उसके कोरस्पॉन्डिंग y के 2 वैल्यू आएंगे, इधर आएगा y1 और इधर आएगा y2। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप एक सर्कल की इक्वेशन ले लो, सर्कल की इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें आप x का वैल्यू पुट करो 1, x का वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया, तो y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस √3। तो x का एक वैल्यू पुट करोगे तो y की 2 वैल्यू आएगी। अगर आप x की एक वैल्यू पुट करोगे तो y की कितनी वैल्यू आएगी? इफ यू आर गिविंग 1 इनपुट, ओके, तो ये एक इनपुट है। ओके, इफ यू आर गिविंग 1 इनपुट, हाउ मेनी आउटपुट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 2 आउटपुट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर आप इसका एरो डायग्राम बनाओगे तो इसका एरो डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। इसका जो एरो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 की मैपिंग √3 के साथ भी है और माइनस √3 के साथ भी है। तो क्या ये फंक्शन होगा? अगर एक एलिमेंट है जिसकी दो इमेज है, एक एलिमेंट की 2 गर्लफ्रेंड, ऐसा तो अलाउड ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कहाँ होता है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक एलिमेंट है जिसकी 2 इमेज है, तो क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। समझ गए लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि अगर वर्टिकल लाइन बनाने पे अगर मोर देन 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ यू आर गेटिंग, दैट विल नॉट बी अ फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट की मल्टीपल इमेजेस आएगी, और अगर मल्टीपल इमेजेस आएगी तो बाय बेसिक डेफिनेशन इट विल नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, इट विल नॉट बी अ फंक्शन। अब आप मुझे चेक करके बताओ कि ये पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला ये सब फंक्शन है कि नहीं? ये तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। इधर भी आप वर्टिकल लाइन बनाओगे तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये भी फंक्शन नहीं है। इधर भी आप वर्टिकल लाइन बनाओगे तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये भी फंक्शन नहीं है। इधर भी वर्टिकल लाइन बनाओगे तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये कोई भी फंक्शन नहीं है। ये जो भी आप पढ़ के आए हो वो सब भूल जाओ। ठीक है, अगर आपको कैलकुलस पढ़ना है तो जो भी 11th में पढ़ के आए हो वो सब बेकार है, वो सब भूल जाओ। ये कुछ भी फंक्शन नहीं है, ये कोई भी फंक्शन नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे फिर? इसको आप बोल सकते हो कर्व। ये क्या है? ये कर्व है, ये ग्राफ है, ये कर्व है, बट ये फंक्शन तो नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। समझ गए ना? सर्कल इज नॉट अ फंक्शन, पैराबोला इज नॉट अ फंक्शन। पैराबोला राइट साइड,
अगर पैराबोला अपवर्ड बनाओगे, अच्छा ये भी है, अगर आपने मान लो पैराबोला ये वाला बना लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला पैराबोला, क्या ये फंक्शन है? अगर आप अपवर्ड पैराबोला बनाते हो तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि यहां पे आप वर्टिकल लाइन बनाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, समझ गए ना? आपको बेसिकली वर्टिकल लाइन बनाना है। कितने लोगों को समझ में आ गया? आप वर्टिकल लाइन बनाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, कहीं पे भी बना सकते हो, कहीं पे भी बनाओगे तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। तो अपवर्ड पैराबोला जो है वो फंक्शन है, लेकिन राइट साइड पैराबोला, ये वाला जो पैराबोला है ये फंक्शन नहीं है, ये वाला जो पैराबोला ये फंक्शन नहीं है। समझ गए? तो बेसिक आपको एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई अगर x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ रही है तो वो फंक्शन नहीं है, लेकिन x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है, देन दैट विल बी अ फंक्शन। इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं है। लेकिन अभी सुनो, अभी मजा आएगा। अभी इसके बाद अगर आपने ये ग्राफ बना लिया, मतलब अगर आपने सर्कल को और पैराबोला को आधा कट कर दिया, मतलब नीचे वाला ग्राफ बनाया ही नहीं, तो क्या अब ये फंक्शन है ना? व्हाट इज द ग्राफ ऑफ, अब देखो इसमें डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ये लिखा है y इक्वल टू रूट ऑफ 4x, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन y इक्वल टू रूट ऑफ 4x एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x? इन दोनों के ग्राफ अलग अलग आएंगे। इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा पैराबोला। इसका ग्राफ कैसे आएगा? अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसका ग्राफ आएगा पैराबोला, ठीक है? इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अ पैराबोला, फुल पैराबोला आएगा, मतलब कंप्लीट पैराबोला। समझ गए ना? इसका ग्राफ होगा कंप्लीट पैराबोला, लेकिन यहां पे बेसिकली है y इक्वल टू रूट ऑफ 4x। तो अगर आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो y का वैल्यू केवल पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहां पे अगर आप x का वैल्यू पुट करोगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा, y का वैल्यू नेगेटिव भी आएगा ना, क्योंकि अगर आप इसमें रूट लेते हो तो ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4x। ठीक है? तो प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है, तो दोनों का ग्राफ अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है तो उसका ग्राफ एक पूरा पैराबोला बनेगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है तो ये केवल आधा पैराबोला बनेगा, और अगर आधा पैराबोला बनेगा देन इट विल बी अ फंक्शन। अभी अगर आप वर्टिकल लाइन बनाओगे तो क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज अ फंक्शन। अगर आप सेमी सर्कल ले लोगे, सेमी सर्कल क्या फंक्शन है? यस, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। समझ गए? क्योंकि इसमें y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो एक वैल्यू ऑफ x के लिए आपको एक वैल्यू ऑफ y मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू ऑफ x के लिए आपको y की दो वैल्यू मिलेगी। तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। समझ गए? तो अगर आप हाफ हाफ ले लोगे देन इट विल बिकम अ फंक्शन। अगर आप केवल नीचे वाला भी ले लोगे, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 4x, तो नीचे वाला ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा नीचे, ये y का वैल्यू नेगेटिव आएगा, नीचे वाला पैराबोला, केवल नीचे वाला पैराबोला बनेगा, इसमें ऊपर वाला नहीं आएगा, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी पुट करो y का वैल्यू नेगेटिव है। x का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो y का वैल्यू नेगेटिव है, और यहां पे अगर आप वर्टिकल लाइन बनाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है, तो ये फंक्शन है। ओके, दिस इज अ फंक्शन। यस, दिस इज अ फंक्शन। समझ में आ गया? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा ना ये सब? मतलब मैं चाहता हूं कि आप एकदम मचा दो। ठीक है? जेई 2022 में सब कुछ आना चाहिए आपको। जेई एडवांस में जब एक क्वेश्चन आएगा तो वो कैलकुलस का आएगा, वो फंक्शन का नहीं आएगा, वो रिलेशन का नहीं आएगा, वो किसी टाइप ऑफ फंक्शन का नहीं आएगा। एक ही क्वेश्चन में वो जन्म कुंडली निकलवाएंगे कि इस फंक्शन के बारे में सब कुछ बताओ, ये क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उठता है, कहाँ बैठता है, सब, इसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, कहाँ ये कौन सी कोचिंग में जाता है, सब सब। ठीक है? एक क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन में चार चीजें दुनिया भर की पूछ लेंगे वो एडवांस में। जेई मेन में तो चिंदी क्वेश्चन आता है, ठीक है? उसकी टेंशन लेनी नहीं है, वो आप डेफिनेटली निकाल लोगे। ओके, अच्छा, ये अब बेसिकली ऑल्टरनेट नाम होते हैं। ओके, तो वन फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शंस, ये नाम है, मतलब वन फंक्शन का एक और नाम है। वन फंक्शन का एक और नाम क्या है? इंजेक्टिव। ओके, और ऑन टू फंक्शन का भी एक और नाम है, दैट इज सर्जेक्टिव। आपको बुक्स में ये सारे नाम मिलेंगे, तो आपको ये बेसिकली रट्टा मारना पड़ेगा। अब ये देखो, ये सब काम थोड़े मुश्किल होते हैं, है ना? आप बोलोगे मुझे कि सर आप रट्टा मार लो, तो मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल था। मतलब बचपन में मैं जब 12th में था तो मैं तो बहुत ही स्ट्रगल करता था कि मतलब याद होता ही नहीं था कुछ भी। केमिस्ट्री तो मेरी पूरी मतलब गोल थी, ऐसे राउंड। ठीक है? जहाँ पे स्टार्ट होता था वहीं पे खत्म हो जाता था वापस आगे।
तो यार इसीलिए अब ये याद करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी, तो मैंने इसका एक ट्रिक निकाला है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी उसी ट्रिक को यूज करके इसको याद कर लेना, ठीक है। याद करने के लिए ट्रिक क्या है, जनरली आपको अगर मैं ये बता दूं कि 1-1 का नाम इंजेक्टिव है, ऑन टू का नाम सब्जेक्टिव है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना एग्जाम में कि अच्छा ये 1-1 कौन सा वाला था, ये सब्जेक्टिव था कि इंजेक्टिव था, अच्छा ये ऑन टू कौन सा वाला था। अरे याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा है, ऐसे स्लाइड में कुछ सर ने लिखा था, है ना, कुछ तो था मतलब, लेकिन इंजेक्टिव था कि सब्जेक्टिव था। तो उसको याद करने के लिए बेसिकली देखो, इसको आप याद करो इंजेक्शन के साथ। अगर एक इंजेक्शन है तो इंजेक्शन आप एक एक करके ही मारोगे। जो नीट वाले उनको तो एक्सपीरियंस है, हमें क्या पता सर, हमें क्या पता सर कितने इंजेक्शन मारते हैं, बट आपने भी खाए तो होंगे कभी कभी ठीक है। तो इंजेक्शन हमेशा एक एक करके मारते हैं, तो इसीलिए 1-1। ओके, इंजेक्शन हमेशा एक एक करके मारते हैं, इसीलिए 1-1। इंजेक्टिव फंक्शंस, इंजेक्शन, इंजेक्शन से याद कर लो 1-1। और ऑन टू फंक्शंस आर सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ये सर्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, सर, सर का मतलब सर, सर यानी कि मैं, ठीक है, सर, सर यानी कि मैं। और ऑन टू, ऑन टू मतलब यार कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत ही शैतान होते हैं, है ना, कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं, है ना, वो हमेशा आके क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। और बेसिकली आप इसको ऐसे याद कर लो कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत शैतान है, वो सर के सर पे आके चढ़ के बैठ जाते हैं। ओके, तो ऑन टू द सर ऑफ सर, समझ गए, ऑन टू द सर ऑफ सर, तो वैसे याद कर सकते हो। और वैसे भी आपको याद हो ही गया ना कि अगर इंजेक्टिव मतलब 1-1 है तो ऑटोमेटिकली जो बच गया वो सर्जेक्टिव है। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ये बेकार वाला ट्रिक है, ये अच्छा ट्रिक बना नहीं है। आपके पास अच्छा ट्रिक है तो बता देना, हमारे पास अच्छा नहीं है, ये बेकार वाला है ठीक है। इंजेक्टिव का मतलब 1-1, इंजेक्टिव का मतलब 1-1, एंड ऑन टू द सर ऑफ सर, ऑन टू द सर ऑफ सर, दैट इज सर्जेक्टिव। तो और अगर कोई फंक्शन है जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, मतलब ये दोनों है, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। इंजेक्टिव मतलब वो फंक्शन 1-1 भी है, देयर इज अ फंक्शन विच इज 1-1 प्लस इट इज ऑन टू ऑल्सो। तो जो 1-1 ऑन टू फंक्शंस होते हैं उनका नाम होता है बाइजेक्टिव, देन दैट इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शंस। अंडरस्टूड? यस, एक ट्रिक है तो कमेंट करके बता देना, और जो भी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगेगी सब लोग उस पर लाइक कर देंगे, ठीक है, ताकि मतलब मजा आ जाए, ठीक है। तो सब लोग अपनी अपनी ट्रिक कमेंट कर सकते हैं, जो भी सबको अच्छी लगी उस पर लाइक बढ़ा देंगे हम, ठीक है, मैं खुद ही आके लाइक कर दूंगा कि हाँ ये वाला बेस्ट है, ये नेक्स्ट ईयर हम इसी को यूज करेंगे। तो इसके लिए मतलब बेसिकली कुछ सोचना, कुछ अच्छा होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स, जैसे हमने इनवर्स रिलेशन पढ़ा था वैसे इनवर्स फंक्शन भी होता है। इसमें भी हम वही करेंगे कि एरो का जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे, एरो का जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो कोई भी एक फंक्शन डिफाइंड है विच इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे ABCD है, ठीक है, ABCD है। तो ये मान लो ऐसा कुछ फंक्शन डिफाइंड है, डी को अभी के लिए आप हटा ही दो। तो ये मान लो क्या ये फंक्शन है, पहले तो ये बताओ, दिस इज वन फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है। इसका इनवर्स क्या होगा, तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, F इनवर्स, और F इनवर्स जो होगा वो डिफाइंड होगा B to A, ओके, दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम B to A। तो यहाँ पे B वाला सेट आएगा और फिर A वाला सेट आएगा। तो B में कौन कौन है? B में है ABC, और A में कौन कौन है? A में है 1 2 3। अब A की मैपिंग, तो एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, है ना, ये वाला जो एरो है वो 1 to A है, तो यहाँ पे A to 1 हो जाएगा, फिर B का मैपिंग 2 के साथ, और तो ये इनवर्स आ गया, समझ गए। तो आपको क्या करना है, जो एरो का डायरेक्शन है उसको उल्टा करना है, जो एरो का डायरेक्शन है उसको उल्टा करना है, ठीक है, सिंपल। अगर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दोगे कि भाई जो भी एरो है उसको आप उल्टा कर दो, इसको आपने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया तो भी ये F इनवर्स है, ये भी सही है। लेकिन कभी भी एरो का डायरेक्शन ये नहीं रखता है, मतलब टेक्निकली दिस इज बेटर, है ना, टेक्निकली दिस इज बेटर, बाकी ये भी है तो सही। तो F इनवर्स समझ में आ गया। अब इसको डिटेल में समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखोगे तो इधर लिखा हुआ है कि जो इनवर्स फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा केवल बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए। मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब क्या? बाइजेक्टिव का मतलब, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू। अगर एक फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है,
मतलब अगर एक फंक्शन है जो इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, देन ओनली द इनवर्स विल एग्जिस्ट। एक ये कॉन्सेप्ट होता है, इसका रीजन मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर इतना इतना समझ में आ गया, पहले आपको समझना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, पहली बात तो ये है ना। इनवर्स निकालेंगे कैसे वो बाद में देखेंगे, बट इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव मतलब वो 1 1 भी होना चाहिए और वो ऑन टू भी होना चाहिए। इट शुड बी 1 1 ऑल्सो, इट शुड बी ऑन टू ऑल्सो, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आई थिंक बेटर वुड बी कि आप इसका रीजन सोच के बताओ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अभी अपने पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो इसको आप डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि अगर कोई भी एक फंक्शन है, अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है ये आप कमेंट करके डेफिनेटली बताना। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी, बट अभी तो और भी बहुत कुछ था, बट आज अपने पास टाइम थोड़ा कम है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार समराइज कर देता हूं मैं। ओके, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। 1 1 फंक्शन का नाम होता है इंजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन को हम बोल सकते हैं सरजेक्टिव। ओके, 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू इज सरजेक्टिव। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। इसका जो लॉजिक है ऐसा क्यों होता है वो आपको सोच के बताना है अगली क्लास में। ठीक है, इसमें दिमाग एकदम दौड़ाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। और फंक्शन ऑन टू कब होता है, फंक्शन विल बी ऑन टू इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ये भी आपको आज की क्लास में समझ में आ गया कि अगर एक फंक्शन गिवन है तो आप चेक कैसे करोगे। उसको चेक करने के लिए भाई अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो ऑन टू होगा, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी आज हमने पढ़ा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम तभी करते हैं अगर अपने को चेक करना होता है कि फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने पे, देन दैट फंक्शन विल बिकम मेनी 1 फंक्शन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इज डन टू चेक इफ द फंक्शन इज 1 1 और मेनी 1, है ना। 1 1 और मेनी 1 में से अगर आपको चेक करना है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। वर्टिकल लाइन टेस्ट हम कब करते हैं, ये हम करते हैं टू चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, कि वेदर दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विच इज गिवन इफ दैट इज अ फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। ठीक है, इवन और ऑड वाला अभी के लिए छोड़ दो, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, दिस विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मैं आपको ये पढ़ा दूंगा बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो आई होप कि यार आज की क्लास में सबको मजा आया होगा एंड दिस इज द टाइम टेबल दैट वी आर फॉलोइंग। ठीक है, तो अभी आपकी अगली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, नमो सर की क्लास है 6 बजे से, उसमें आप डेफिनेटली अटेंड कर सकते हो। यस, किसी को कोई भी डाउट है तो बता सकते हो, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि यार मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, एंड डेफिनेटली इसको आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह शेयर कर देना, है ना। आज की जो स्ट्रीक है वो मार्क कर देना कि आज आपने क्लास अटेंड कर ली फाइनली, और मैं तो आपको चैलेंज ऑलरेडी दे चुका हूँ, है ना। प्रोबेबिलिटी की जो लास्ट क्लास होगी तब तक अगर आप अटेंड करोगे, देखो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में तो आते ही है लेकिन वो एंड तक नहीं रह पाते हैं, है ना। कंसिस्टेंसी इज द थिंग, कि अगर आपने सब कुछ किया है ना, अगर आपने सारे लेक्चर्स करे, सारी डीपीपीस करी है, इस बार तो जेपीपी है, इस बार तो डीपीपी भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत आपको यहाँ पे जेई के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करवाने वाले, तो डेफिनेटली वीकेंड पे वो भी होगा, वीकेंड पे वो भी हम करेंगे। तो आपको सारी की सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड करनी है। ठीक है, अगर आप रेगुलर भी हो जाओगे तो भी आई कैन गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी आईआईटी में हो जाएगा। ठीक है, एनआईटीज आईआईटीज तक आप आराम से मतलब अपना सिलेक्शन करा सकते हो। इनफैक्ट एनआईटीज भी नहीं, आईआईटीज। ठीक है, हमारा एम हमेशा हाई होना चाहिए। एनआईटीज को भी आप टारगेट मत करो क्योंकि जेई मेन तो आप निकाल ही लोगे, है ना, लेकिन जेई एडवांस की प्रिपरेशन अभी से आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ पे काफी अच्छा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हर दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, इतना आसानी से नहीं हो जाएगा। ठीक है, जो भी आईआईटीएंस है उनकी लाइफ में एक बार जाकर देखो कि मतलब उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस करे थे, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ यार है ना, इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान तो नहीं है, नहीं तो हर कोई कर लेता। अगर इतना आसान है तो कर लो ठीक है, लेकिन नहीं कर पाते ना। ओके, तो डेफिनेटली यार अगर आप यहाँ पे livedaily.me/jee
को विजिट करते हो तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारे के सारे लेक्चर्स, लास्ट ईयर की डीपीपीज भी इनफैक्ट आप देख सकते हो, सारे लेक्चर्स एक क्लिक पे अवेलेबल है, आपको कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, अनअकैडमी पे, हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हो @Vora1310, दिस इज माई ID। ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब आप फॉलो कर लेना, अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लो, यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी होती रहती है। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस में भी आप आना स्टार्ट कर दो, स्पेशल क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री और उसमें भी आप आ सकते हो। ठीक है, एक कोड आपको यूज करना पड़ेगा, अगर आप स्पेशल क्लास में आते हो तो यू कैन यूज द कोड NV Live, इससे आपकी जो फ्री क्लास है वो अनलॉक हो जाएगी, आपको कुछ पे नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, जहां पे हमारा 12th का जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज से ही, इनफैक्ट 7th of April, मतलब आज से ही स्टार्ट होने वाला था, तो डेफिनेटली आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक ऑफर भी है ना, मैंने आपको बताया था कि 1 साल के साथ अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे तो उसके साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे अवेल करना है, तो सबसे पहले अनअकैडमीज लर्निंग ऐप, उसको आप सर्च करो, प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद इसको आप इंस्टॉल कर लेना, एंड जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो आपको ऐप जो है उसको ओपन करना है। ऐसे ओपन किया है ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई प्लस का सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, कोड आप यूज कर लेना NV Live, है ना। जैसे ही आप NV Live कोड एंटर करोगे तो आपके प्राइजेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है 2100 रुपीज पर मंथ, है ना। 2100 रुपए पर मंथ में आपको मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे पर मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे EMI ऑप्शन भी है, अगर आपको मंथली बेसिस पे करना है तो आप EMI ऑप्शन को अवेल कर सकते हो। ठीक है, बट द कोड इज NV Live, इसको यूज कर लेना ताकि आपकी प्राइजेस कम हो जाए, एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो भी बच्चे 9th में है, 10th 11th में है, वो यहाँ पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो 12th में है, ड्रॉपर है, उनके लिए अभी बेस्ट टाइम है, आज ही आज ले लेना। आज ये जो ऑफर है उसका लास्ट डे है, अगर आप 1 साल का आज लोगे तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ठीक है, ऑफर नंबर 1। ऑफर नंबर 2 ये कि NV Live कोड यूज करोगे तो आपको जो प्राइस है वो भी डिस्काउंटेड हो जाएगा, उसमें भी आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मतलब डबल धमाका है ठीक है, आज अगर आप लोगे तो डबल धमाका है, दोनों ऑफर आप ले सकते हो। एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है उसके साथ 3 महीने फ्री है, एंड प्लस अगर आप कोड भी यूज कर लोगे, NV Live कोड यूज कर लोगे, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली यार आज से आप प्लान कर सकते हो। एंड अगर आपको JEE 2022 में फोड़ना है तो डेफिनेटली आप इवॉल्व बैच में आ जाओ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आज से ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऑलरेडी ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहली क्लास मिस कर दी हो, ऐसा मत करना, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना, अभी ज्यादा क्लासेस अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। डेफिनेटली आप लेक्चर को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा है तो, है ना। अगले लेक्चर में मिलेंगे, एंड दिस इज योर NV सर साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।